हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर को। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर क्या होता है उसका थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट उसी का जो सेकंड जो टाइप है एनपीएन तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें पीएनपी पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के इस टाइप में एक्चुअली क्या होता है, एक एन टाइप क्रिस्टल होता है, वो सैंडविच होता है बिटवीन टू पी टाइप लेयर्स। एनपीएन में आपने पढ़ा था एक यहाँ पे पी होता था, इधर दो एन होते थे, लेकिन ये पीएनपी है यानी कि दो पी एक एन, तो बीच में एन, इधर और इधर पी। तो सिंपल वही एक्सप्लेनेशन है, वही सब कुछ सेम रहेगा। अब आपको ये बताया गया था लास्ट, अभी मैंने जब एनपीएन बताया था कि एक जो पॉइंट है वो मैं बार बार यूज करता रहूँगा, और वो पॉइंट क्या था कि जो एमीटर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स वाइज होता है। कब? अगर आप इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में काम कराना चाह रहे हो तो, ठीक है। अगर ये एक्टिव मोड में तभी होगा जब ये बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स वाइज होगा। अब आप देखो यहाँ पे पी है, ये पी टाइप है, पी लेयर है। अब इस पी लेयर को किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करें या पॉजिटिव से कनेक्ट करें? फॉरवर्ड बनाना है। मैंने बताया था P4 पॉजिटिव, अगर फॉरवर्ड करना है तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, इधर क्या है P, इसको रिवर्स करना होता है। किसको? बेस कलेक्टर जंक्शन को। P4 पॉजिटिव, अब इसको करना क्या है? रिवर्स। तो क्या करेंगे? नेगेटिव से कर देंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी। इधर इसका ये सर्किट सिंबल है, ठीक है ना। इसमें इसको ऐसे बनाया गया, बस ये सेम चीज़ें हैं, बस इसको थोड़ा डिफरेंट वे है रिप्रेजेंट करने का। जैसे वहाँ पे था पी से एन करंट का फ्लो हो रहा था, यहाँ पे भी पी से एन ही फ्लो होगा, पी टाइप टू एन टाइप, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एन एन टाइप क्रिस्टल लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप लेयर्स। Here also the middle section is called base and the other two sections are emitter and collector, you know very well. Here also two junctions as in NPN, ठीक है। दो जंक्शंस होंगे, बिल्कुल सेम है, ओनली वन डिफरेंस। वो क्या होगा? NPN है, ये PNP हो गया है, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स होल की जगह ले लेंगे और होल इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेंगे, बस इतना फर्क आएगा, ठीक है। वर्किंग क्या है? PN रीजन इज फॉरवर्ड वाइज, NP रीजन इज रिवर्स वाइज। क्लियर हो चुका है यहाँ से। एक्टिव रीजन में तभी काम करेगा। एज द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, क्या है? एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, तो क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज है तो क्या होगा? एंड होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स इन पी रीजन। पी रीजन में होल्स मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, आपको पता है। सो होल्स मूव्स फ्रॉम द एमीटर रीजन टुवार्ड्स बेस, ठीक है ना। जो होल्स होंगे वो मूव करेंगे एमीटर रीजन से बेस की तरफ। वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेस मूव टुवार्ड्स एमीटर एज विड्थ ऑफ बेस इज वेरी स्मॉल, आपको पहले से पता है, एंड इट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड। ये पॉइंट भी मैं एनपीएन में मेंशन कर चुका हूँ। स्मॉल पार्ट ऑफ दीज होल्स रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के साथ इसका छोटा सा पार्ट जो होगा वो रिकम्बाइन कर जाएगा इन बेस रीजन, एंड रिमेनिंग आर पुल्ड बाई कलेक्टर रीजन, ठीक है ना। कलेक्टर रीजन से वो पुल्ड हो जाएंगे, बिकॉज कलेक्टर रीजन इज रिवर्स बाइस, वो आपको पहले भी बताया गया है। एज द होल्स कंबाइन विद एन इलेक्ट्रॉन इन बेस, जैसे ही होल बेस में एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा तो एक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन होल के रिकम्बिनेशन की वजह से एक करंट फ्लो होगा, एंड दैट इज नोन एज द बेस करंट, राइट। फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। जब जब कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बिनेशन करेगा तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, और जब पेयर जनरेट होगा तो इस रिकम्बिनेशन की वजह से ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, और वो आई क्या होता है? आई बी प्लस आई सी।
दिस इज सेम एज इन NPN। तो DC करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा एडवांस एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है पहले से। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, ठीक है, IC इक्वल टू I मेजोरिटी प्लस ICO, ये आपको बताया गया पहले अभी अभी लास्ट लेक्चर में। अब I मेजोरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा IE, अल्फा IE। ये एक्चुअली अल्फा इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, ऐसा कुछ होता है कॉमन बेस में। आप इसको थोड़ा हम बाद में डिस्कस करने का प्लान है, क्योंकि ये सारे रिलेशंस हैं, तो अभी जस्ट इसका यूज़ किया गया है, तो आप इसको याद रखोगे। तो IC माइनस ICO, इस ICO को इधर ले गए, अपॉन में IE, ये अल्फा आ गया निकल गया यहाँ से। ICO को आप नेगलेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू IC, बिकॉज ICO दिस इज रिवर्स लीकेज करंट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द कलेक्टर करंट, सो वी कैन नेगलेक्ट दिस। तो अल्फा DC क्या आ गया, IC अपॉन IE। तो आप इजीली देख सकते हो कि जो DC करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप एग्जामिनेशंस के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले के बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस देख लेते हो, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली यही है सारी इसकी एक्सप्लेनेशन। थोड़ा इसको डायग्राम को थोड़ा ध्यान से बना के आना अच्छे से, और एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं है, कॉमन मतलब बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले भी बताया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि कब फॉरवर्ड बाइस होगा, कब रिवर्स बाइस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होंगे तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा, समथिंग समथिंग करके, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताया गया कि ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में कब काम करता है। अगर आप एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव मोड में काम करेगा, ठीक है ना। अदरवाइज दूसरी कोई सिचुएशन होगी तो उसमें ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम नहीं करेगा। थैंक यू।